बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जो हमारे पास ई बाई एम है, ई डिवाइड बाई एम, यानी इसको हम चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक हो गया जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक हमारे पास चार्ज है, यानी ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, या हमारे पास है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.602 × 10⁻19 कूलम होती है, और हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी पता है, हमें इलेक्ट्रॉन के मास का भी पता है, तो ई बाई एम मालूम करने की क्या जरूरत है। ठीक है जी, या ई बाई एम हम क्यों मालूम करते हैं, इसका हमें क्या खास फायदा होता है। ये 1897 हमारे पास एक ब्रिटिश फिजिस्ट है जे थॉमसन, उसने एक कैथोड रे ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट किया है। थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, आपको साथ में इंशाल्लाह ई बाई एम का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जे थॉमसन ने ये एक कैथोड रे ट्यूब बनाई है। ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब की बेसिक स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, यहां पर इसके दोनों अतराफ में, ठीक है जी, एक यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है जी, एक हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्रिएट कर देता है। ठीक है जी, और यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वो यहां से इलेक्ट्रॉन को एंटर कर देता है। ठीक है जी, इस ट्यूब के अंदर। अब होता यह है कि हमारे पास ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस से ये ट्यूब हमारी भर जाती है, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन की एंट्रेंस करता है, इलेक्ट्रॉन गन के जरिए से फायर करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक के बाद दीगर इस ट्यूब के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास 3 पोजिशन है। ठीक है, पहली पोजीशन हमारे पास ये है, दूसरी ये 2 है, तीसरी हमारे पास ये पोजीशन आ गई। ठीक है जी, 1 2 3। जब हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड होता है और ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिंपल ये ट्यूब हमारे पास होती है, तो यहां से जब वो फायर करता है तो इस इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये सीधा जाकर इस पोजीशन नंबर 1 को टकराता है। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है। ठीक है जी, जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या इसका पाथ जो है वो यू कन्वर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पोजीशन नंबर 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है इस तरह से। ठीक है, देखें, पहली पोजीशन है हमारे पास जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, जब ये दोनों अप्लाई नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा जाकर ट्यूब के सेंटर वाले पॉइंट 1 को टकराता है। जब आप इसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये डाउनवर्ड्स फ्लो कर डाइवर्ट हो जाता है और पॉइंट 2 के ऊपर जाकर स्क्रीन को टकराता है। ठीक है जी, आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जाकर स्ट्राइक करता है पॉइंट 3 के ऊपर। 3 पोजीशन हो गए हमारे पास, 1 2 एंड 3। 1 पोजीशन जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना हो, दूसरी पोजीशन जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं कैथोड रे ट्यूब के ऊपर, और नंबर 3 पोजीशन जब मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका स्पार्किंग जो है हमें वो ग्लो जो है वो पॉइंट नंबर 3 के ऊपर मिलता है। ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और ये कैथोड रे ट्यूब जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब, जितने भी हमारे पास स्क्रीन इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का मॉनिटर है, एलसीडी है, या टेलीविजन है, या मोबाइल की स्क्रीन है, जितने भी सारे स्क्रीन हम यूज करते हैं, इस स्क्रीन के अंदर बेसिकली जो पीछे ट्यूब लगी होती है उसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और वो जे थॉमसन की इजाद है। ठीक है, यही होता है उसूल। इसके ऊपर आप देख लें कि कोई भी पिक्चर पीछे से जब हम फ्लो करवाते हैं इसके अंदर, तो उसका सर यहां पर, ठीक है जी, और टांगे यहां पर, हम जब सामने स्क्रीन से हम देखते हैं तो यहां पर हमें पूरी पिक्चर नजर आती है इसके ऊपर। ठीक है, बहरहाल वो कैथोड रे ट्यूब का अलग टॉपिक है, उसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल्स इस चीज को।
बहरहाल फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं E by M को, कि E by M का यहां से क्या ताल्लुक है, कैसे जे थॉमसन ने इस चीज को यहां से डिस्कवर किया है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ गए हैं कि 1 पॉइंट किस लिए है, 2 किस लिए और 3 किस लिए है। ठीक है, अब अगर हम दोनों फील्ड्स को एक ही साथ अप्लाई करें, ठीक है, जब हमारे पास जे थॉमसन ने दोनों फील्ड्स को एक साथ अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ यू रिजल्ट निकला। क्या? दोनों फील्ड्स गायब हैं, इलेक्ट्रॉन सीधे जाकर पॉइंट 1 पर टकरा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट 2 की तरफ झुक गए। ठीक है जी, पहले पोजीशन ये थी, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स की, फिर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एकदम ये होगी। ठीक है जी, सेकंड यानी पॉइंट 2 की तरफ। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो थोड़ा सा हमारे पास ये जो इसकी डाइवर्शन है ये थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई है। जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है जी, हमारे पास पोटेंशियल हमने ज्यादा कर दिया, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ये ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया। यहां से इसकी पावर को या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करते हुए इतना हमने इसको इंक्रीज कर दिया कि हमारे पास ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर पॉइंट 1 पर अगेंस्ट स्ट्राइक करने लगी। ठीक है जी, अब देख लें जरा, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉइंट 1 के ऊपर गिर रहे हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि दोनों के जो ताकत है, फोर्सेस है, उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, जायल कर दिया है। ठीक है जी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड की पावर को खत्म कर दिया है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है जी, इसका जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर इसने भी फोर्स लगा दिया है। अब जो आप स्ट्राइक देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां पर लग रहे हैं वो पोजीशन हमारे पास 1 है, यानी 1 हमारे पास वो पोजीशन है जब ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, यहां पर लग रहे हैं यानी इन दोनों की पावर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है जी, इस बात को जरा यूं समझ लें कि एक दरवाजा है, ठीक है जी, एक बच्चा उसको एक साइड से खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, ये एक डोर है हमारे पास, बच्चा इसको खोलने की कोशिश कर रहा है इस तरह से, बाहर से आपने उस दरवाजे को पकड़ लिया है। ठीक है जी, अब बच्चा जोर लगा रहा है, आप भी जोर लगा रहे हैं। ठीक है जी, आप इतना जोर लगा देते हैं कि दरवाजा ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। ठीक है जी, तो आपको बच्चे की एनर्जी काउंट करने की या बच्चा उस दरवाजे पर कितनी फोर्स लगा रहा है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं अगर आप उसको काउंट कर लेंगे तो बच्चे की फोर्स आपको या उसकी एनर्जी जो है आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगी। ठीक है जी, यहां पर भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही हुआ है कि हमारे पास एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी, दोनों की फोर्सेस आपस में इक्वल हो गई है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सीधे रास्ते पर फ्लो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इस चीज की पावर जब आप निकालेंगे, ठीक है जी, कि इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, इट इज कॉल्ड E by M रेशियो। ठीक है, कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो कितनी है, चार्ज टू मेश रेशियो हमारे पास क्या आ रही है, इट्स कॉल्ड द एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है, या अल्फाजी दीगर आप यूं समझ लें, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास एल्यूमिनियम है ना। सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास 2 होते हैं, इसके पास 3 होते हैं। ठीक है, राउंड अबाउट इन तीनों का जो मैस है हमारे पास वो सेम रहता है। ठीक है जी, मैस इज इक्वल, लेकिन हमारे पास जो चार्जेस है आप देख रहे हैं कि इसके पास 1 है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है। हर एटम का मेस तकरीबन दूसरे के बराबर हो सकता है लेकिन उसका चार्ज रेशियो हमेशा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम उसकी मुकम्मल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसकी पावर को कैलकुलेट करेंगे, उसका फोर्स निकालेंगे, तो हम उसका सिर्फ ना मेस निकालेंगे ना उसकी एनर्जी निकालेंगे, सॉरी ना उसका मेस निकालेंगे ना उसका चार्ज निकालेंगे, बल्कि हम उसका चार्ज टू मेश रेशियो निकालेंगे, तो वो उसकी उस एटम की एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सिर्फ इतनी सी बात को समझ गए होंगे कि E by M क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे पीछे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 13 का, इससे पिछला जो टॉपिक था हमारे पास वो था कि जब हम किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, ठीक है जी, स्पीड के साथ उसके अंदर फेंक देते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो चार्ज को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। ठीक है जी, स्पाइरल पाथ के ऊपर वो चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक है जी, वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो FC है ये बराबर हो जाता है FB के।
क्यों बराबर होता है, पूरी कहानी बताई थी आपको। वीडियो आप आई आइकन के जरिए देख सकते हैं, यहाँ से ओपन करके आप इसके मुतालिक जितनी भी तफसील है वो उस के अंदर आप देख सकते हैं। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है ये आपस में जब इक्वल हो जाती है तो हमारे पास ये किसी भी फील्ड के अंदर चार्ज जो है वो क्या करता है, वो स्पाइरल पाथ के अंदर इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। ये हमारे पास चार्ज है, ये घूमना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, अगर ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है जी, वहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो FC हमारे पास है ये बराबर होता है क्या चीज, mv² डिवाइडेड बाय r, और ये FB जो है हमारे पास ये बराबर होता है qvb। ठीक है, mass ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस, किस रेडियस के अंदर ये घूम रहा है सर्किट के अंदर, ये चार्ज हमारे पास है, ये उसकी स्पीड है, अगेन वेलोसिटी है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, इन तमाम चीजों को अभी कैलकुलेट करके इक्वेशंस को एडजस्ट करके हम यहां से E/m के लिए एक परमानेंट जो है एक इक्वेशन ड्रा करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये जो Q है हमारे पास ये E है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारी कहानी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं Q की जगह क्या लिखता हूं, E। तो हमारे पास कहानी क्या आ जाएगी, mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू EVB। ठीक हो गया, ये मेरे पास वेलोसिटी है तो ये इस वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ कट जाएगी। ठीक है, क्या कहानी बचेगी, mv डिवाइड बाय r इज इक्वल टू EB। ठीक है, इस r को अगर मैं उधर लेकर जाऊंगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास कहानी क्या बचेगी, mr इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू EBR। ठीक है, और इस m को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास कहानी बचेगी, सो v इज इक्वल टू EBR डिवाइड बाय m, और br को उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास r, इस इक्वेशन को मैं वैसे भी लिख सकता हूं, v डिवाइडेड बाय br इज इक्वल टू E डिवाइड बाय m, r इसको मैं सर लिख सकता हूं E/m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय br। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिससे हम किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर E/m रेशियो टू द इलेक्ट्रॉन हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर तीन चीजों के ऊपर E/m रेशियो डिपेंड कर रही है ना, एक हमारे पास है उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड, दूसरी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और तीसरी चीज हमारे पास जो है वो उसका रेडियस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वांटिटीज के अंदर एक चीज हमें मालूम है, वो है B। ठीक है, कैसे मालूम है, ये B जो है हमारे पास ये नोन है ना। देखिए, जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को थ्रो करवाते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, कितने टेस्ला का हम ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कहानी तो सबसे पहले फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास दूसरी सबसे अहम रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है रेडियस। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये जो हमारे पास सर्कल है ये वाला, ठीक है जी, इस सर्कल का रेडियस कितना है ये हमें मालूम करना यहां से, इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम जी, कैथोड रे ट्यूब जो अभी हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल करेंगे, कैथोड रे ट्यूब बना देंगे, कैथोड रे ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस डाल देंगे विद द लो प्रेशर। ठीक है जी, प्रेशर उसका कम रखेंगे ताकि उसके अंदर से जो ग्लो हमें मिलेगी वो क्लियरली हमें नजर आए। ठीक है जी, यानी आप देख लें जरा थोड़ी सा, ये मेरे पास एक कैथोड रे ट्यूब है ना मिसाल के तौर पर। ठीक है जी, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को थ्रो करवा देते हैं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सर्कल के अंदर घूमता है। वो सारी कहानी तो डिस्कस हो गई है कि मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को शूट आउट करेंगे तो ये अंदर इसके सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देगा। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सर्कल के अंदर घूम रहा है, या उस सर्कल का डायमीटर क्या है, या उसका रेडियस कितना है। तो इसीलिए इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं विद द लो प्रेशर। जब हम लो प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के अंदर, क्लोज ट्यूब के अंदर डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो ये हाइड्रोजन के पार्टिकल के साथ टकराएगा, और यहां पर जिस सर्कल के अंदर ये घूम रहा है हमें एक दायरे के अंदर ग्लो नजर आएगा, चमक नजर आएगी। ठीक है जी, यानी यहां से घूमता हुआ दायरा हमें नजर आएगा रोशनी का। ठीक है, ये एक अलग कहानी है कि कैसे नजर आएगा, बहरहाल नजर आता है।
और यहां से इजीली डायमीटर इसका फाइंड आउट हो सकता है। डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है जी। तो पहली बात ये नोन होता है, और रेडियस कैसे नोन होता है इसका मैंने आपको पूरा तरीका, एक चीज भी मालूम हो गई, दूसरी भी मालूम हो गई। ये सारा एक्सपेरिमेंट करके हम यहां से रेडियस जो है वो आसानी से यहां से निकाल देते हैं। ठीक है जी। रेडियस हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब तीसरी और आखिरी चीज जो हमारे पास बच गई है वो हमारे पास है वेलोसिटी। ठीक है जी। कि हम इसके लिए स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। कि आप इलेक्ट्रॉन को उठाकर फील्ड के अंदर कैसे फेंकते हैं। ठीक है जी। यानी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, उठाकर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो कर रहा हूं। ये कोई पत्थर तो नहीं है कि उठाकर मैंने फील्ड के अंदर डाल दिया है। हाँ जी, कोई लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं है, कोई बिलोर नहीं है मेरे पास। ठीक है जी। या कोई मार्कर तो नहीं उठाकर मैंने फेंक दिया है। इसके उठाने का प्रॉपर तरीका है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करते हैं, हम इसी इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जरा देख लें आप थोड़ा सा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो क्रिएट कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी। जब हम यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फेंक देते हैं तो ये प्लस की तरफ क्या करता है, यानी इसके दरमियान में यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस फील्ड के अंदर दौड़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएट किया होता है, तो ये अंदर घूमना शुरू कर देता है। ठीक है जी। यानी बालफाजी दीगर ये मतलब हुआ कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्रिएट करते हैं, तो उसके पास जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खुद ब खुद अपनी तरफ खींचता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हमारे पास वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। यहां पर जरा देख लें आप कि इस वेलोसिटी का जो हमारे पास काज है वो क्या है। इस वेलोसिटी का काज वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेलोसिटी को क्रिएट करता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाना चाहते हैं। ठीक है जी। उसको इनिशियल वेलोसिटी देने वाली चीज हमारे पास क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो है वोल्टेज। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज होता है हमारे पास ये बराबर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है कि आप किसी भी चार्ज के ऊपर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, उसके ऊपर एनर्जी सर्व करते हैं, उसको किसी जगह से लेकर आते हैं, तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। यहां पर जो एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई है ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। आपने देखा कि हमने चार्ज को मूव करवा दिया है, उसको हमने स्पीड दे दी है, वो सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको दौड़ा रहे हैं, तो दौड़ते हुए द एनर्जी बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स विर्च्यू ऑफ मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। यहां पर कुल मिलाकर कहानी हमारे पास क्या हुई कि ये जो हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज को मैं क्या कहता हूं जी, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सारी कहानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चल रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एनर्जी हमारे पास बराबर होता है ईवी के। ठीक है। बट दिस वी इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज अ वोल्टेज। ठीक है। इसको मैं चलें ग्रीन कलर से शो करूंगा ताकि आपको इसकी समझ आए। ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास बराबर है किस चीज के, ईवी के, और ये एनर्जी हमारे पास किस शक्ल में है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ईवी के, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास खुद किस चीज के बराबर होती है, mv स्क्वायर के। ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर होती है mgh के। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक होता है हाइट के साथ, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है इस चीज के साथ, v के स्क्वायर के साथ। आप जितना बॉडी को वेलोसिटी देंगे, कि जितना बॉडी को मोशन देंगे, आप उसी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। इस 2 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2v। ठीक है। और m को उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय m। ठीक है। और दोनों साइड का अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास सिंपल वेलोसिटी रह जाएगी ना। ये जो कहानी चल रही है ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज है ना, v है, v है, v है, ताकि आपको समझ आए कि ये वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है। हमारे पास v जो है ये बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2v डिवाइडेड बाय m। ठीक है। ये मेरे पास आ गई है क्या चीज, वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास जो इस पूरे सर्किट की है, सॉरी यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मेरे पास
ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपने गायब नहीं करना, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ हम क्या लगा देंगे, वोल्टेज, ठीक है जी। अब हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, तीन चीजों पर अगेन डिपेंड कर रही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो चीजें मुझे पता है, कौन कौन सी, मुझे पता है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मुझे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का भी पता है, ठीक है जी, जो कि बराबर है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दो चीजें फाइंड आउट हो गई है। तीसरी चीज वेलोसिटी के लिए चाहिए ना, अब दो तो कांस्टेंट है, हमें ऑलरेडी पता है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इसका भी पता चल गया है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी पता चल गया है। वोल्टेज का पता ऐसे चलेगा, अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर सर्किट ड्रॉ किया था ना, कि जब हम सर्किट ड्रॉ बनाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि हम इसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है जी। 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, ऑलरेडी आप सर्किट बना रहे होंगे, वो वोल्टेज भी आपको ऑलरेडी उस चीज का पता होगा, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन है, आप इसके अंदर गिवन वोल्टेज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाकर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, उसको उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना। बी भी हमें मालूम है, आर हम उस एक्सपेरिमेंट से मालूम कर लेंगे, और ये वेलोसिटी हमें यहां से मालूम हो जाएगी, इक्वेशन में पुट कर देंगे तो E/m किसी भी एटम का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। या अगर आप इसको थोड़ा और भी अपने लिए आसान करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाय पुटिंग V इंटू, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर A कहता हूं, इंटू A, इसको चले मैं A में पुट कर देता हूं, हमारे पास कहानी क्या बचेगी, E/m इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है, आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें 2E, और हस्बे वादा इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं कि ये मेरे पास वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय m होल अंडर द रूट एंड होल डिवाइडेड बाय BR अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है जी, इट इज BR, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके आप स्क्वायर ले लें, अंडर रूट उठ जाएगा, E/m को आप निकाल देंगे, कहानी सिंपल रह जाएगी, ठीक है। यहां से मैं इस BR को इधर शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास क्या कहानी बचेगी, ये मेरे पास E है ना, यह आ जाएगा EBR डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2E एंड V, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय m अंडर द रूट, ठीक है। अब इस मामले को आजाद करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ना, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हमारे पास यहां से हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट को जब हम हटा देंगे हमारे पास क्या कहानी बचेगी, ये कहानी रह जाएगी जी EBR डिवाइडेड बाय m होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2E डिवाइडेड बाय m अंडर द रूट, और ये आ गया है आपका वोल्टेज, ठीक है जी, ये ले आपका वोल्टेज। तो ये तमाम मखलूक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी E का भी स्क्वायर, B का भी स्क्वायर, R का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का भी स्क्वायर ना, ये बराबर हो जाएगा उस साइड का अंडर रूट उठ जाएगा जी 2E डिवाइडेड बाय m, और ये आपका ग्रीन आ गया जी वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, अभी डायरेक्ट करूं फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये E जो है ये इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और ये m जो है ये भी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास कहानी क्या सिंपल रह जाएगी, E B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 2, और E खत्म हो जाएगा, m भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वोल्टेज रह जाएगा, ठीक हो गया। और इसी B स्क्वायर R स्क्वायर के मैं उधर शिफ्ट करूंगा, मेरे पास रह जाएगा E/m इज इक्वल टू 2, और ये आपका आ गया जी वोल्टेज, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा B स्क्वायर एंड R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक और नस्ल की इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, ये देख लें जी। आप वेलोसिटी से तंग थे, हमने इक्वेशन से वेलोसिटी वाली कहानी उड़ा दी, कहानी को ही खत्म कर दिया, ठीक है जी। वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिख दिया है जी, वेलोसिटी की जगह हमारे पास है ये ग्रीन वाले V ना, आप देख सकते हैं कि जितनी हमारे पास ये वेलोसिटी वाली कहानी थी उसको हमने उड़ा दिया है, उसको हमने तमाम के तमाम किस में कन्वर्ट कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप E/m निकालेंगे तो आपको अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए वेलोसिटी की जगह क्या, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। वो आप सर्किट बना रहे होंगे, आप इलेक्ट्रॉन को किसी में से दौड़ा रहे होंगे तो आपको पता होगा आपने कितना वोल्टेज दिया, बात खत्म।
आपको बी का भी पता होगा कि आपके कितने ताकत का मैग्नेटिस जो है वो रख दिया है, और आर जो है उसके लिए आपको अगेन वो कैथोड रेडियो वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कितने रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये तीनों चीजें मालूम हो जाएंगी। आप इजीली यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, E/m रेशियो, ठीक है जी, चार्ज टू मैश रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर बहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने स्पीड के साथ दौड़ रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, वगैरह वगैरह, जितनी उसकी पावर है, ताकत है, एनर्जी है, वो यहाँ से आप फाइंड आउट, फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है जी, उसको वेलोसिटी देंगे, उसको स्पीड देंगे, किसी भी सर्किट में से दौड़ाएंगे, उसके लिए एक अलग एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये इस्तेमाल होती है E/m के लिए, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर वेलोसिटी है, इसके अंदर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस यही दो फर्क है, बाकी कोई इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा जी। तो इसी टॉपिक से आगे आपके बुक में ये एक छोटा सा एग्जांपल न्यूमेरिकल मौजूद है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी रहे। लेकिन ये न्यूमेरिकल हमारे पिछले टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड के। चार्ज को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं, उसका टाइम पीरियड का जो फार्मूला हमने निकाला था, आपको देखा होगा कि वो बराबर है हमारे पास किस चीज के, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। अगर हम ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी m डिवाइडेड बाय QB। तो टाइम पीरियड के फार्मूले में अगर हम ओमेगा की वैल्यू को लगा देंगे तो हमारे पास फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा T = 2πm डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, आपके बुक के अंदर ये न्यूमेरिकल गिवन है कि द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज टेस्ला। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज गिवन है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1.0 into 10⁻⁻² टेस्ला इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। आपके पास जो रेडियस गिवन है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ टाइम, आपने इसका क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास 2 मौजूद है, पाई की वैल्यू हमें पता है, m भी हमें पता है, q भी पता है, b की वैल्यू गिवन है, तो लिहाजा आसानी के साथ ये सवाल हल हो जाएगा। हमें चाहिए पाई, सबसे पहले तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। ठीक है, दूसरी हमें चाहिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास है 9.11 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻27 कूलम, और बी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1 into 10⁻⁻² टेस्ला। ठीक हो गया जी, और हमें मालूम करना है टी। बहुत आसानी के साथ फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारे पास टी जो है ये मैं लिख सकता हूं, ये बराबर है किस चीज के, 2πm डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, टी मेरे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू है जो 1.602 into 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू हमारे पास है 1 into 10⁻⁻²। ठीक है जी, इस तमाम वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास बराबर होगा T = 3.57 into 10⁻⁹ सेकंड, यानी इतने सेकंड के अंदर ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा। इसी को आप 1 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये उस इलेक्ट्रॉन की हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है जी, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आज आप समझ गए होंगे इस पूरे टॉपिक को। कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।